बताइए कौन सा टॉपिक पढ़ना है। हम्म। डाइजेस्टिव सिस्टम टॉपिक हो गया था ना। पूरा रिवीजन किए हैं आप लोग। हम्म। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का रिवीजन कर लिए हैं। बताइए कौन सा एंजाइम कौन सा ग्लैंड सेक्रीट करता है, यह पूरा याद है। कुछ बताइए नाम। टाइलिन कौन सेक्रीट करता है। ये हाँ, कौन सेक्रीट करता है टाइलिन। किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है पूछ रहे हैं, मुख ग्रंथि थोड़ी है, माउथ ग्लैंड है जी। ग्रंथि का नाम बताइए। किस ग्रंथि द्वारा टाइलिन एंजाइम स्रावित होता है। लार ग्रंथि द्वारा। किससे होता है। लार ग्रंथि से ही ना होता है, सैलिवरी ग्लैंड से। टाइलिन का काम क्या है, क्या पचाना। भोजन को पचाना। स्टार्च को पचाना। ठीक है। और किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। अभी ना बताइए, लार ग्रंथि सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है। हाँ तो सब याद अब कब तक करिएगा लोग। जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है। अमाशय में। जठर ग्रंथि का काम क्या है। कौन सा रस बनाना, जठर रस। जठर रस में कौन कौन सी चीजें होती हैं। HCl, पेप्सिनोजेन और लिपिड, म्यूकस। HCl, पेप्सिनोजेन और म्यूकस, यह तीन चीज होता है, ठीक है। उसके बाद बताइए लीवर कौन सा जूस बनाता है। बाइल जूस, पित्तरस। लीवर का वजन कितना होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। हम्म। लीवर। जो इम्ब्रियो होता है भ्रूण, उसमें रक्त का निर्माण, आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है। हाँ? लीवर में। दोनों लिखवाए हैं। निर्माण और विखंडन लिखवाए हैं ना जी, तब फिर कहाँ होता है, अस्थि लीवर में ना। और वयस्क व्यक्ति में कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में। और डेड कहाँ पर होता है, एस्प्लीन में। हम्म। उसके बाद बताओ दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अग्नाशय। मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं। अग्नाशय को। मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाया जाता है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ होती हैं, पैनक्रियाज में। लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में कौन कौन सी कोशिका पाई जाती है। अल्फा, बीटा और। अल्फा कोशिका कौन सा हार्मोन निकालती है। ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन का काम क्या है। ग्लूकागॉन का काम ग्लूकोज को मेंटेन रखना ब्लड में। बीटा कोशिका क्या सेक्रेट करेगा, इंसुलिन। बीटा कोशिका का काम ब्लड शुगर को कंट्रोल करना। और तीसरा गामा, गामा सेल क्या सेक्रेट करेगा, कौन सा हार्मोन, सोमैटो एस्टेरिन। याद नहीं ना हो रहा है, खाली कॉपी में लिखा रहा है, कैसे काम चलेगा। हाँ। टाइम है, धीरे धीरे हो रहा है, कहीं पता चला कि 2-3 महीने में एग्जाम होगा तब क्या करिएगा। धीरे धीरे याद करने के लिए क्या लिए धीरे धीरे याद कर रहे हैं, बाकी विषय भी तो है।
चलो, यहां तक याद हो गया है। पैनक्रियाज में हार इंजाइम भी सेक्रेट होता है, तो पैनक्रियाज कौन सा जूस बनाता है? पैनक्रिएटिक जूस। पैनक्रिएटिक जूस में ट्रिप्सिन होता है। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? लाइपेज होता है? नो सर। हाँ, लाइपेज क्या काम करता है? वसा का पायसीकरण। एमाइलेज क्या काम करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन। न्यूक्लिएज क्या काम करेगा? न्यूक्लिक अम्ल का। सकस इंटेरिकस जूस कौन बनाएगा? सकस इंटेरिकस पाचक रस कौन बनाएगा? आंत्र ग्रंथि। कंफर्म। काम क्या है सकस इंटेरिकस का? हाँ, भोजन का स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। ठीक है, हमारा काम खत्म। अब आपका काम होगा, याद करते हैं तो आपका भलाई है, नहीं याद करिएगा तो आपको दिक्कत है। हेडिंग बना लीजिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र, पहला पॉइंट लिखिएगा। श्वसन एक केटाबॉलिक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कोशिका में होकर उत्पाद स्वरूप एटीपी सेलुलर फ्यूल प्राप्त होता है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा। श्वसन के दो प्रकार हैं। पहला वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन। लिखिएगा, इसमें जीव ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसके एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। एनिमल्स, जंतु, एंड प्लांट्स, पादप। दूसरा टाइप होता है अवायवीय श्वसन या एनएरोबिक
रेस्पिरेशन लिखेंगे इसमें। इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तथा 2 मोल एटीपी प्राप्त होता है। एग्जाम्पल में लिख लेना, कुछ कवक जीवाणु ईस्ट, जिसको खमीर भी कहते हैं, इत्यादि हो गया। देख लीजिए इसको। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि श्वसन की परिभाषा क्या है। तो श्वसन का परिभाषा क्या लिखा हुआ है, किस तरह की प्रक्रिया है, केटाबॉलिक। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप लोग कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है वो कितने तरह की होती है, 2 तरह की। एक को हम लोग कहते हैं क्या, एक्सोथर्मिक, नाम सुने हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। और दूसरा क्या सुने होंगे, इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक को क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो 2 तरह का होता है ना केमिस्ट्री में। बताइए आप, ऊष्मा शोषी क्या होता है। नहीं, इनसे पूछे हैं, आप बताइए। हाँ, मालूम है, नहीं पता, आप बताइए। नहीं पता आपको, इनको पता होगा। क्या एनर्जी है, कौन सा बता रहे हैं, ऊष्मा शोषी की क्षेपी। 6-7 में पढ़ना है। हाँ, किस में है? आप बताओ ना, क्या होता है ऊष्मा शोषी, पूरा डेफिनेशन बताइए, एग्जाम्पल बताइए, कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए, आप बताइए।
नहीं पता? आपको पता है? आपको पता है पीछे? इधर बताइए। किस में? किस में? किस में? क्या होता है उष्मा क्षेपी में? एनर्जी? किस में एनर्जी अधिक लगेगा? क्षेपी में एनर्जी लगेगा कि एनर्जी मुक्त होगा? एनर्जी मुक्त होता है अभिक्रिया करवाने में कि एनर्जी खर्च होता है? इधर से बताइए आप लोग। आप बताइए। आप बताइए। अब रुकिए, पूछे तो आप लोग तो बोले नहीं, इधर पूछे तो बोलने दीजिए। उष्मा क्षेपी में ऊर्जा मुक्त होगा, उष्मा शोषी में ऊर्जा अवशोषित होगा। ठीक है, एग्जाम्पल बताइए उष्मा क्षेपी का, उदाहरण। कपूर का जलना क्या है, उष्मा क्षेपी की उष्मा शोषी? क्षेपी। अब वाष्पोत्सर्जन क्या होगा? उष्मा क्षेपी। इंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक, बताइए। अब इसमें कंफ्यूजन हो गया। अभी तो आप लोग हल्ला कर रहे थे, अब एग्जाम्पल दे दिए सामने, अब बताना है तो नहीं बता रहे। हम्म। आप बताइए, लास्ट बेंच। क्या होगा? उष्मा क्षेपी एक्सोथर्मिक। बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए? इसका भी उत्पाद बनेगा ना? क्या बनेगा? खाली कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा? +2 H2O। बहुत ओल झोल है, कितना बेसिक से पढ़ाएं? अब इतना बेसिक में जाने पर बड़ा दिक्कत हो जाएगा, फिर समय 2-4 साल लग जाएगा पढ़ने में। ये सब बेसिक मालूम रखिए लोग, थोड़ा बहुत किताब उताब पढ़िए लोग घर पे, तब नहीं बेसिक पता रहेगा। देखो, एक्सोथर्मी का मतलब क्या होता है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको होने के बाद एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? मुक्त होती है। ठीक है, CaOH का होल 2। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्लेक्ड लाइम। क्या कहते हैं? स्लेक्ड लाइम। कि क्विक लाइम क्या कहते हैं? स्लेक्ड लाइम कहते हैं। बुझा हुआ चूना क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। अब बुझा हुआ चूना है, रिएक्ट आप किसके साथ करा रहे हो? H2O के साथ। किसके साथ करा रहे हो? H2O के साथ। तो क्या बना देगा? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करेगा। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं क्विक लाइम। क्या कहते हैं? क्विक लाइम। चूना पत्थर को लेकर के आप पानी में डालिएगा तो ये क्या कर रहे हैं? चूना पत्थर है। क्या है? चूना पत्थर। चूना पत्थर को लेकर कहाँ डाल दिए हैं आप? पानी में। तो वही रिएक्शन करेगा ना कुछ। घर में देखे होंगे पहले पोताई होता था दीवार का, तो उसमें चूना पत्थर डाल देता था, तो उसमें देखते थे खौलने लगता था, पानी का बुलबुला निकलने लगता था, बबल्स एकदम निकलने लगता था, हीट निकलता था। इसका मतलब एनर्जी क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया? कौन सा रिएक्शन हो गया? एक्सोथर्मिक। ठीक है, दूसरा एक रिएक्शन पढ़े होंगे, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, पानी का अपघटन। तो पानी का अपघटन अगर करना हो तो कौन सी विधि से कराया जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन से कराया जाता है। विद्युत अपघटन में क्या करते हैं हम लोग? विद्युत अपघटन में पानी को एक बीकर में लेते हैं। ठीक है, विद्युत अपघटन मतलब क्या होता है? अगर आपसे कोई कहे कि H2O है, इसको आप तोड़िए, हाइड्रोजन अलग करिए और ऑक्सीजन अलग करिए, तो कौन सा प्रक्रिया अपनाओगे? इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन में पानी के अंदर क्या लगाइएगा? 2 इलेक्ट्रोड। क्या लगाएंगे? 2 इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे, एक को निगेटिव से जोड़ देंगे। तो जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़िएगा, इसको कौन सा रॉड कहा जाएगा? एनोड रॉड।
और निगेटिव से जोड़े हो उसको कैथोड। पॉजिटिव वाला एनोड, निगेटिव वाला कैथोड। अब पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। ऑक्सीजन पर कैसा होता है? माइनस चार्ज। जितने सारे नॉन मेटल होते हैं, अधातु, सारे अधातु इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। अधातुओं में क्या विशेषता होती है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। तो जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है उसको किससे दिखाएंगे? माइनस। और जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का दाता होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इसलिए उसको किससे दिखाएंगे? प्लस से। समझ में आया? तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पर प्लस ऑक्सीजन पर माइनस, अगर दोनों पर प्लस या फिर दोनों पर माइनस हो जाता है तो दोनों अट्रैक्ट होता है कि रिपेल करता? रिपेल करता, भाग जाता, आपस में जुड़ता? नहीं जुड़ता। ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है और निगेटिव चार्ज क्या करता है? रिपेल करता है। तो यहाँ पर यह जुड़ा हुआ है। अब इस बीकर में आप जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इस बीकर के पानी में, तो हाइड्रोजन कहाँ चला आएगा? हाइड्रोजन को कौन आकर्षित करेगा? कैथोड। और ऑक्सीजन को कौन आकर्षित कर लेगा? एनोड। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन। समझ में आया? तो पूछ दे कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इंडोथर्मिक की एक्सोथर्मिक? इंडोथर्मिक हो गया, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का जरूरत पड़ रहा है, बिना इलेक्ट्रिसिटी का काम नहीं होगा। बुझा गया? नहीं बुझाया? तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, बायोलॉजी जो है उस बायोलॉजी में अलग अलग जितने सारे एक्टिविटी हैं उन सारे एक्टिविटीज को हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। हिंदी में कहा जाता है उपापचयी क्रिया। ठीक है? जैसे भोजन का पाचन क्या है? उपापचयी क्रिया। श्वसन क्या है? उपापचयी क्रिया। रक्त का परिसंचरण उपापचयी क्रिया। समझ में आ रहा है? उपापचयी क्रिया का मतलब दैट ऑल एक्टिविटी बाय विच वी मेंटेन आवर लाइफ, वो सारी क्रियाएं जिसके द्वारा हम लोग अपने जीवन को मेंटेन करते हैं, हम लोग जीवित हैं, वो क्या कहलाता है? उपापचयी क्रिया। उपापचयी क्रिया ज्यादातर इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री मतलब अनैच्छिक, जिसको हम लोग नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। याद रहेगा? उपापचयी क्रिया क्या होता है? अनैच्छिक, जो हम लोगों के नियंत्रण में नहीं है। भोजन के पाचन को आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, श्वसन को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, रक्त के परिसंचरण को नहीं कर सकते हैं, उत्सर्जन को नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो बायोलॉजी में जितना मानव शरीर के भीतर या पौधे के शरीर के भीतर या किसी भी जंतु के शरीर के भीतर उसको जीवित रखने के लिए कार्य हो रहा है, वो सारा कार्य क्या कहलाएगा? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कितने प्रकार का होता है? एक को हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म में एक हो जाएगा क्या? एनाबॉलिज्म। और दूसरा क्या हो जाएगा? कैटाबॉलिज्म। पहला क्या है? एनाबॉलिज्म, और दूसरा क्या है? कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म को अगर डिफाइन करना है तो क्या कहिएगा? एनाबॉलिज्म किसे कहते हैं? तो केमिस्ट्री में जिसे अभी हम लोग इंडोथर्मिक कहें ना, बायोलॉजी में उसको क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म। और केमिस्ट्री में जिसको हम लोग एक्सोथर्मिक कहें, बायोलॉजी में उसको क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म। समझ में आया? एनाबॉलिज्म का मतलब क्या? इंडोथर्मिक। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या? एक्सोथर्मिक। एनाबॉलिज्म मतलब जुड़ने वाली अभिक्रिया। एनाबॉलिज्म का मतलब जुड़ने वाली अभिक्रिया, और कैटाबॉलिज्म का मतलब टूटने वाली अभिक्रिया। एनर्जी कब निकलेगा? टूटने पर ही निकलेगा। ठीक है? अब हम आपसे पूछे कि भोजन का पाचन कैटाबॉलिज्म है, क्योंकि उसमें जटिल जो भोज्य पदार्थ होता है वो क्या होता है? टूटता है। ठीक है? और सिंपलर फॉर्म में बदल जाता है। आपसे पूछे कि श्वसन क्या है, तो श्वसन को भी आप क्या कहोगे? कैटाबॉलिज्म, क्योंकि उसमें भी ग्लूकोज क्या हो रहा है? टूट रहा है। समझ में आया? तो श्वसन से चूंकि हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा हम लोगों को मिलती है, इसलिए श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? कैटाबॉलिज्म। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जिस अभिक्रिया के द्वारा हमारा शरीर ऊर्जा प्राप्त करता है वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? कैटाबॉलिज्म कहलाएगी। बाइक चलाते हो तो बाइक के टंकी में तेल भरवाते हैं ना? अच्छा, पाचन से ऊर्जा हम लोगों को मिलती है या पाचन में ऊर्जा खर्च होती है? खर्च होती है। भोजन कर रहे हो उससे ऊर्जा नहीं मिल रही है, उसमें ऊर्जा क्या हो रही है आपकी? खर्च हो रही है। समझ में आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं? भोजन आपके पहले से जो एटीपी है वो एटीपी उस भोजन को पचाने में खर्च होता है, उससे ऊर्जा नहीं मिलती है। बाइक के टंकी में आप तेल भर दिए तो बाइक
चलने लगा क्या? इंजन चालू करोगे तब बाइक चलेगा। इंजन चालू करना मतलब पेट्रोल का दहन। इंजन चालू करना मतलब पेट्रोल का दहन। और टंकी में तेल भरना, उससे एनर्जी का कोई रिलेशन नहीं है। आप खाना खा रहे हो, अब एनर्जी टंकी में तेल भरवा रहे हो, पैसा खर्च हो रहा है, और इंजन चालू हो रहा है तो ऊर्जा मिल रहा है। इस कॉन्सेप्ट से इसको समझ लीजिए। भोजन के पाचन से ऊर्जा नहीं मिलती है, पाचन में ऊर्जा खर्च होती है। ऊर्जा आपको कहां से मिलती है? श्वसन से। जब आपने भोजन किया, वो भोजन ग्लूकोज में बदल रहा है, तो उसको ग्लूकोज में बदलने के लिए आपके शरीर में मौजूद एटीपी खर्च हो रहा है, और फिर वो जो ग्लूकोज है वो आपके शरीर के कहाँ चला गया? सेल में। अगर आपको याद होगा तो छोटी आंत में नोट में हमने एक पॉइंट लिखवाया था। छोटी आंत जब लिखवाए थे उसमें नोट में लिखवाए थे कि पचे हुए भोजन से निकलने वाले ग्लूकोज का अवशोषण माइक्रोविलाई कर लेता है। लिखवाए थे क्या? कौन कर लेता है? माइक्रोविलाई। और माइक्रोविलाई उस ग्लूकोज को कहां भेज देता है? शरीर की कोशिका में। मतलब आपके कोशिका में पेट्रोल भरा गया, ग्लूकोज चला गया तो कोशिका में क्या भरा गया? पेट्रोल भरा गया। अब जब तक वो ग्लूकोज जलेगा नहीं, आपको ऊर्जा मिलेगा नहीं। तो ग्लूकोज कब जलेगा? कोई भी वस्तु कब जलती है? ऑक्सीजन के उपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही नहीं कोई वस्तु जलेगी जी। तो मान लो ये आपके शरीर का सेल है, इस सेल में यह ग्लूकोज चला गया है। कौन पहुंचाया है? माइक्रोविलाई पहुंचाया है। ये ग्लूकोज चला गया है, और जब तक इस ग्लूकोज को आप जलाओगे नहीं तब तक आपको ऊर्जा मिलेगी नहीं। तो ये ग्लूकोज कब जलेगा? जब इस कोशिका के अंदर आप क्या भेजोगे? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को भेजने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? श्वसन। क्या करना होगा? श्वसन करना होगा। बात आई समझ में? अब ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है। श्वसन एक केटाबॉलिक प्रक्रिया है, मतलब ऊर्जा मिलती है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी वस्तु का जलना, जल जाना किसी वस्तु का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीकरण कोशिका में होकर उत्पाद के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है हम लोगों को? एटीपी, मतलब सेलुलर फ्यूल, कोशिका के अंदर ईंधन प्राप्त होता है। श्वसन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कुछ जीव ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करते हैं, और कुछ जीव ऑक्सीजन के एब्सेंस में, अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं। तो जो जीव ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करेगा उसको क्या कहेंगे? वायवीय श्वसन। और जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में करेगा उसको क्या कहेंगे? अवायवीय श्वसन। समझ में आ रहा है? ये ग्लूकोज है आपके सेल के भीतर। कुछ जीव इसको ऑक्सीजन पहुंचा करके जलाते हैं, और कुछ जीव ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जलाते हैं। ध्यान से समझना, यहां पर एक लकड़ी का टुकड़ा है, इस लकड़ी के टुकड़े को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं, और दूसरा एक लकड़ी का टुकड़ा है, इसको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाएं। जलेगा दोनों, लेकिन कंप्लीट कंबशन किसमें होगा? पूर्ण दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और यहाँ कौन सा दहन होगा? अपूर्ण दहन। अपूर्ण दहन, जिसको हम लोग पार्शियली कंबशन कहेंगे। ज्यादा ऊर्जा किसमें मिलेगी? पूर्ण दहन में। कम ऊर्जा किसमें मिलेगी? अपूर्ण दहन में। अब कुछ जीव एक कोशिकीय हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनके शरीर में एक ही कोशिका है, उनको डिवीजन ऑफ लेबर नहीं करना है। डिवीजन ऑफ लेबर बताए थे ना कि एक कोशिकीय जीवों में नहीं होता है। अब जैसे ईस्ट है, जैसे बैक्टीरिया है, इन ये सूक्ष्म जीव हैं, एक कोशिकीय जीव हैं, इसको ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। जब ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में श्वसन करके क्या करेगा? वो किसमें श्वसन कर लेगा? ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में कर लेगा। समझ में आया? तो जो जीव लिखा हुआ है वायवीय में, इसमें जीव ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करता है, तथा इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। और पूछे अगर इसमें कितना आपको एटीपी मिलेगा, तो क्या कहोगे? 38 मोल एटीपी मिलता है। वायवीय श्वसन में याद रखना है कितना एटीपी मिलेगा? 38 मोल, 38 मोल, मतलब बहुत ज्यादा एटीपी मिला। अब कुछ जीव ऐसे हैं जो अवायवीय श्वसन करेंगे, सूक्ष्म जीव। समझ में आ रहा है? तो 38 एटीपी लेके क्या करेगा? उसको 1-2 मोल एटीपी मिल गया, बहुत है उसके लिए। तो यह अवायवीय श्वसन कर रहा है। इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तथा 2 मोल एटीपी प्राप्त होता है। 2 मोल एटीपी मिलेगा। समझ में आया? एग्जाम्पल में कुछ कवक फंजाई में, जैसे मशरूम, मशरूम क्या करता है? अवायवीय श्वसन करता है। कुछ बैक्टीरिया, जैसे कोई जानवर मर गया, उसके शरीर को सड़ा देता है, जीवाणु सब मिलकर अपघटन करता है। तो अपघटन कौन करता है? बैक्टीरिया ही ना करता है, तो बैक्टीरिया हो गया। ईस्ट हो गया, खमीर। ईस्ट का उपयोग किन किन चीजों में किया जाता है?
जैसे ब्रेड बनाने में किसका यूज किया जाता है, खमीर का। अल्कोहल बनाने में ईस्ट का यूज किया जाता है। पावरोटी वगैरह बनाने में किसका यूज किया जाता है, ईस्ट बना का। जिलेबी बनाने में ईस्ट का यूज किया जाता है। पहले मैदा को खूब, मैदे ना रहता है, उसको क्या करता है, ईस्ट डाल करके उसको सड़ाता है। सड़ा हुआ मैदा का जो जिलेबी बनता है वो ज्यादा स्वादिष्ट होता है, खट्टा खट्टा लगता है। अब तो नहीं होता है, मतलब अब तो ताजा मैदा ये बना देता है। पहले के समय में अब तो हाइड्रोजन वगैरह डाल देता है, तुरंत ही सड़ जाता है। 2-4 घंटा में वो बज आ जाता है। पहले होता था कि उस मैदा को 2 या 3 दिन पहले स्टोर कर करके उसको क्या किया जाता है, ईस्ट मिला मिला करके उसको सड़ाया जाता था। उसको सड़ाने में 2-3 दिन समय लगता था। तो ईस्ट, ईस्ट कौन सा शोषण करेगा, अवायवीय। तो जब अवायवीय शोषण कर, हवा के अनुपस्थिति में कूड़ा कचरा को कहीं पर रख दो तो जल्दी ना सड़ जाएगा जी। और कूड़ा कचरा में अगर हवा लग रहा है तो जल्दी सड़ेगा, नहीं सड़ेगा। तो अवायवीय शोषण जो जीव करता है वह कौन कौन सा है, कवक, जीवाणु और ईस्ट, खमीर। बात समझ में आया, नहीं आया, कंफर्म ना, किसी पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। कोशिकीय श्वसन के 2 प्रकार हैं। कोशिकीय श्वसन कोशिकीय श्वसन के 2 प्रकार हैं। कोशिकीय श्वसन के 2 प्रकार हैं। पहला, क्रेब साइकिल, हिंदी में कहेंगे क्रेब चक्र। क्रेब साइकिल, क्रेब चक्र, इसमें लिखिएगा। यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है। इसमें 1 ग्राम ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर 36 मोल एटीपी प्रदान करता है। क्रेब चक्र का केंद्र होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल तथा कोशिकीय श्वसन का केंद्र कहते हैं। दूसरा लिखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस। यह साइटोप्लाज्म में पूरी होती है। इसमें 1 ग्राम ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर 2 मोल एटीपी प्रदान करता है।
लिख लिए? लिख लिए? कोई दिक्कत इसमें? बताओ, कोई दिक्कत नहीं तो क्रेब साइकिल किसको कहते हैं? लिखे नहीं है? बताइए, अभी आप कहें दिक्कत नहीं है। समझाइए क्रेब साइकिल को। क्रेब साइकिल डिस्कस करिए। हाँ। ऐसे ही डिस्कस करिएगा। जो लिखे हैं वो बता रहे हैं कि वो पढ़ रहे हैं। जो लिखे हैं उसको बताना है, पढ़ना नहीं है। क्रेब साइकिल ग्लाइकोलाइसिस बताइए। नहीं, वही नहीं, आप समझाइए इसको। देखो ऐसे समझो ध्यान से। ये लिख लिया हो ना सब लोग? देखिए, श्वसन कौन करेगा? भोजन का ग्लूकोज का जरूरत किसको था? आपके पाचन तंत्र को था कि आपके शरीर की कोशिका को था? कोशिका को। तो ग्लूकोज चला गया था ना कोशिका में, माइक्रोविलाई भेज दिया था। श्वसन का जरूरत किसको है? आपके फेफड़ों को है कि शरीर की कोशिका को है? कोशिका को है। फेफड़ा को जरूरत है श्वसन का, वो क्या करेगा श्वसन करके? श्वसन करने में फेफड़ा का केवल क्या योगदान है? लंग्स का। केवल श्वसन गैसों का आदान प्रदान करता है फेफड़ा, बस इतना ही। श्वसन गैसों को एक्सचेंज करने का काम कौन करता है? लंग्स करता है। बाद बाकी श्वसन में इसका कोई रोल नहीं है। मान लो ये कोई कोशिका है, सेल है, ठीक है। अब सेल जो होता है, इस सेल का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? कोशिका। बोलो। कोशिका झिल्ली। अंग्रेजी में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली, ठीक है। कोशिका झिल्ली के भीतर जाओगे तो यहां पर एक चिपचिपा तरल द्रव्य होता है। हाँ, इसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। अंग्रेजी में बोलो ना जी। साइटोप्लाज्म। और यहां पर सेंटर में क्या होता है? केंद्रक। माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेंटर में। न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये जो साइटोप्लाज्म है यहाँ पर बीच में, इस साइटोप्लाज्म में कई सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं, कोशिकांग होते हैं। जैसे इसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसी के अंदर राइबोसोम होता है, इसी के अंदर लाइसोसोम होता है, प्लास्टिड होता है, वैक्यूल्स होता है। ये सब कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में। तो ये साइटोप्लाज्म है ना, इस साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है क्या कि इस तरीके का एक छड़नुमा आकृति पाया जाता है, रॉड शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, रॉड शेप स्ट्रक्चर, रॉड आकार का छड़नुमा आकृति होता है, जो कि बाहर से दो झिल्लियों द्वारा घिरा रहता है। इसके बाहर में दो झिल्लियां हैं, दो मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करने का काम जिस व्यक्ति ने किया था, उनका नाम था अल्टमैन। ठीक है। इसको स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसका खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। समझ में आया? किसने किया था? अल्टमैन ने इसका खोज किया था। अल्टमैन ने इसका नाम दिया था बायोब्लास्ट। अल्टमैन इसको क्या कहा था? बायोब्लास्ट। बाद में समय बीता, एक वैज्ञानिक आता है जिसका नाम था बेंडा। क्या नाम था? गेंडा? बेंडा बोल रहे हैं, क्या नाम था? बेंडा। उन बेंडा ने इसको क्या कहा था? हाँ हाँ, BENDA। बेंडा ने इसको क्या कहा था? माइटोकॉन्ड्रिया कहा था। खोज किसने किया था? अल्टमैन ने। अल्टमैन ने क्या नाम दिया था? बायोब्लास्ट। बेंडा ने क्या नाम दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया। अब कहानी की तरह जो लिखे हो कॉपी में वो समझो ध्यान से। जब आपके पाचन तंत्र में भोजन का पाचन हो गया, ठीक है, माइक्रोविलाई ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके कहां कहां भेजा है? ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके माइक्रोविलाई जो है वो साइटोप्लाज्म में भेजा। ये हो गया ग्लूकोज। और कहां पर भेजा है? माइटोकॉन्ड्रिया में है ग्लूकोज। अब जब आप श्वसन कर रहे हो तो आपके फेफड़ा में क्या जाता है? एयर। सांस लिए तो आपके फेफड़ा में क्या गया जी? एयर। बोल नहीं रहे हो? एयर जाता है कि ऑक्सीजन जाता है फेफड़ा में? क्या गिर गया? अच्छा, फेफड़े के भीतर क्या जाता है? ऑक्सीजन जाता है। नाक के अंदर फिल्टर लगा हुआ है, छान लीजिएगा।
फेफड़ा में क्या जाता है? एयर। और एयर के रूप में फेफड़ों में जाता है ऑक्सीजन, कार्बन डाई ऑक्साइड, और ये तीनों आपके लंग्स में जाता है। समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन कितना परसेंट आपके फेफड़ा में गया? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो एक चीज ध्यान से याद रखना, हम लोग 78% नाइट्रोजन को श्वसन में लेते हैं और 78% को ही श्वसन में छोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है? हम लोग 0.03% ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन में लेते हैं। कितना लेते हैं? 0.03%। और 4% लगभग कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग क्या करते हैं? छोड़ते हैं। छोड़ते हैं तो परसेंटेज बढ़ गया। कितना हो गया? 4%। 21% ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, और लगभग 17% ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं? छोड़ते हैं। समझ में आया? तो ये पूरा का पूरा ब्रीदिंग में होता कैसे? तो फेफड़ा में आपके क्या आया? लंग्स में एयर आया। अब लंग्स के नीचे आपका क्या है? बाएं साइड में हृदय है, हार्ट है। हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। तो जब आपका हार्ट ब्लड को पंप करता है तो वो ब्लड कहां पर जाता है? फेफड़ा में। हार्ट है मान लो यहाँ पर, और ये हार्ट ने आपके ब्लड को पंप किया, तो ये ब्लड कहां पर जाता है? आपके फेफड़ा में जाता है, लंग्स में जाता है। और फेफड़ा में क्या है? एयर। अब एयर में से दो गैसें आपके रक्त के भीतर घुल जाती हैं। कौन कौन सी गैसें हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाई ऑक्साइड। नाइट्रोजन नहीं घुलता है, क्योंकि रक्त के अंदर जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये हीमोग्लोबिन सिर्फ ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को ही डिसॉल्व कर पाता है, घुला पाता है। समझ में आया? तो यहां से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ा में से कहां चला आया? आपके हृदय में। और हृदय फिर उस ब्लड को कहां फेंक देगा? शरीर के सारे कोशिकाओं में। तो शरीर के सारे सेल में कौन सा ब्लड गया? O2 प्लस, CO2 भी है लेकिन बहुत कम है। O2 प्लस ब्लड कहां गया? आपके शरीर की कोशिका में। तो सबसे पहले उसकी भेंट कोशिका के किस पार्ट से होगी? कोशिका झिल्ली से। कोशिका झिल्ली को हम लोग अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये चुने हुए पदार्थों को कोशिका के भीतर प्रवेश पाने देता है। समझ में आ रहा है? जो चुने हुए पदार्थ हैं, जो आवश्यक पदार्थ हैं, इसको यह कोशिका में जाने देता है, और जो अनावश्यक पदार्थ है उसको कोशिका से बाहर आने देता है, क्योंकि ये लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ है, आगे मिलेगा पढ़ने। तो ये ऑक्सीजन और ब्लड कहाँ चला गया? कोशिका के भीतर। तो सबसे पहले किससे भेंट हुआ? कोशिका। फिर इसका भेंट किससे होगा? कोशिका द्रव्य से। तो कोशिका द्रव्य में जितना ही ग्लूकोज है ना, इन सारे ग्लूकोज को यह ऑक्सीजन क्या कर देगा? ऑक्सीकृत कर देगा, जला देगा। और सब यहां पर ग्लूकोज जला तो यहां पर क्या बन गया? एटीपी। कितना एटीपी बना? 2 मोल। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? ग्लाइको लाइसिस। ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब टूटना। ग्लूकोज का कोशिका द्रव्य में टूटना क्या कहलाएगा? ग्लाइकोलाइसिस। कितना एटीपी मिला? 2 मोल एटीपी मिला। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, अब बचा हुआ ग्लूकोज कहां पर है? माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर यह ऑक्सीजन कहां पहुंचा? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में जब घुसेगा तो यहां पर जब ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को जब यह जलाएगा तो कितना एटीपी मिला? 36 मोल। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? क्रेब चक्र, क्रेब साइकिल कहेंगे। बात आई समझ में? तो क्रेब चक्र कहां पर हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलाइसिस कहां पर हुआ? कोशिका द्रव्य में हुआ। ज्यादा एनर्जी कहां निकला? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहेंगे? समझ में आया? कोशिकीय श्वसन का केंद्र किसे कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को। ऐसे कोशिकीय श्वसन, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में भी हो रहा है, लेकिन ऊर्जा वहां बहुत कम बन रही है, सिर्फ 2 मोल बन रही है। इसलिए पावर हाउस ऑफ द सेल और कोशिकीय श्वसन का केंद्र दोनों किसे कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को। कहानी समझ में आया? नहीं आया? आया ना समझ में? चलिए ठीक है। उस शॉर्ट में लिख लीजिएगा कितना ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। कहीं लिख लीजिएगा उसको भी।
हो गया। लिख लिए? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कोशिकीय श्वसन के कितने प्रकार हो गया? दो प्रकार, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल। श्वसन का कितना प्रकार? दो प्रकार, वायवीय और अवायवीय। दोनों में अंतर समझ में आ गया? ये कोशिकीय श्वसन है, वो श्वसन का प्रकार था, मतलब आप कोशिका में जो श्वसन होता है वह दोनों होता है, वायवीय भी होता है और सॉरी, आपकी कोशिका में जो श्वसन होता है वो दोनों होता है। कौन कौन सा? ग्लाइकोलाइसिस भी होता है और क्रेब साइकिल। तो ग्लाइकोलाइसिस से कितना आपको एटीपी मिला? 2 मोल। कितना मिला? 2 मोल मिला। और क्रेब साइकिल से कितना मिला? 36। दोनों को मिला दिए तो 38। तो श्वसन में लिखवाए हैं ना, कितना एटीपी प्राप्त होता है? 38 मोल। तो दोनों को मिला करके लिखवाए हैं 38 मोल। दो किससे मिला था? ग्लाइकोलाइसिस से। और 36 किससे मिला था? क्रेब साइकिल से। तो दोनों को मिला करके 38 मोल एटीपी हम लोगों के शरीर में श्वसन के द्वारा तैयार किया जाता है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं, आगे लिखिएगा। छोटा सा हेडिंग बनाइएगा, श्वसन अंग। श्वसन अंग, इसमें लिखिएगा ये अंग, ये अंग श्वसन गैसों के आदान प्रदान में, श्वसन गैसों के आदान प्रदान में मदद करते हैं। पहला फेफड़ा, पहला श्वसन अंग लिखिएगा फेफड़ा, लंग्स। फेफड़ा में लिखिएगा यह उच्च वर्गीय जीवों का, उच्च वर्गीय जीवों का श्वसन अंग है, उच्च वर्गीय जीवों का श्वसन अंग है, जो निम्न अंगों से जुड़ा होता है, जो निम्न अंगों से जुड़ा होता है। ऐसे लिख लीजिए, नॉस्ट्रिल्स, विंड पाइप, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई। इसको अभी हम लोग फिगर से समझ लेंगे।
हो गया। तो उच्च वर्गीय जीवों का श्वसन अंग कौन हो गया? फेफड़ा, लंग्स। लंग्स से जुड़े कौन कौन से अंग है? नॉस्ट्रिल्स, विंड पाइप, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई। ठीक है। दूसरा लिखिएगा गिल्स, गलफड़ा। लंग्स के बाद सेकंड लिखिएगा गिल्स, गलफड़ा। इसमें लिखेंगे यह मछलियों का श्वसन अंग है, मछलियों का श्वसन अंग है जो जल में घुलित, जल में घुलित ऑक्सीजन को छानने में मदद करता है, ऑक्सीजन को छानने में, जल में घुलित ऑक्सीजन को छानने में मदद करता है। ठीक है। तीसरा लिखिएगा, तीसरा ट्रैकिया, तीसरा श्वसन अंग लिखिएगा ट्रैकिया। ट्रैकिया ऐसे लिखेंगे TRACHEA, हिंदी में भी ट्रैकिया ही कहा जाता है, ट्रैकिया। इसमें लिखिएगा यह कीटों का श्वसन अंग है, कीटों का श्वसन अंग है जो एक ओर शरीर के सतह से जुड़ा होता है, जो एक ओर शरीर के सतह से जुड़ा होता है, वातावरण के संपर्क में, दूसरी तरफ वातावरण के संपर्क में होता है। हो गया। एक और शरीर के सतह से जुड़ा होता है, दूसरी ओर वातावरण के संपर्क में होता है। अगला, इसी का अगला पॉइंट ट्रैकिया का ही नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कीटों में, कीटों में श्वसन विसरण प्रक्रिया, विसरण, विसरण प्रक्रिया, ब्रैकेट में लिखिएगा डिफ्यूजन, DIFFUSION, डिफ्यूजन ब्रैकेट बंद, द्वारा होता है। लिख लिए? अब इसको समझ लो। देखो सबसे पहले क्या लिखे हो? फेफड़ा के बारे में, लंग्स लिखे हो। तो लंग्स में देखिए, लंग्स किसमें होगा? उच्च वर्गीय जीवों में, हायर वर्टिब्रेट में। उच्च वर्गीय मतलब जैसे हम लोग, शेर, चीता, भालू, हाथी, गेंडा, गेंडा सभी सब में। ये मान लो क्या हो गया हम लोगों का? फेफड़ा। ठीक है, लंग्स हो गया। अब जो फेफड़ा होता है, सबसे पहला पार्ट क्या रहता है? नाक का ये दोनों जो छिद्र है, यही है ना जी, श्वसन तंत्र यहीं से ना शुरू हो रहा है। इस भाग को क्या कहते हैं? नॉस्ट्रिल्स। क्या कहते हैं? नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स किस में खुल जाता है? इसको क्या कहेंगे? विंड पाइप। और ऊपर में नाक का ये जो दोनों छिद्र है, इसको क्या कहा जाता है? केवल यही दो छिद्र, ऐसा नहीं दो पाइप दोनों नाक से अलग अलग आया है, एक ही को पाइप नीचे है, इसको क्या कहते हैं? विंड पाइप, या फिर इसी को कहा जाता है लैरिंग्स। क्या कहते हैं? लैरिंग्स। लैरिंग्स जो होता है, इसको बोला जाता है वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स को क्या कहा जाता है? वॉइस बॉक्स। हम लोग श्वसन कहाँ से करते हैं? श्वसन कहाँ से करते हैं? लैरिंग्स से। किससे करते हैं? लैरिंग्स से। इसलिए लैरिंग्स को क्या बोला जाता है? हम्म, लैरिंग्स को, ऐसा लोग हो गया यार।
चलो इसी से करते हैं। लैरिंग्स को क्या बोलेंगे? वॉइस बॉक्स। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? स्वर यंत्र। हम लोगों का ध्वनि जो है वह कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ध्वनि कहाँ से प्रोड्यूस होता है? लैरिंग्स से प्रोड्यूस होता है, इसलिए लैरिंग्स को क्या बोलेंगे? स्वर यंत्र। पक्षी जो होते हैं ना, इनमें ध्वनि कहाँ से प्रोड्यूस होती है? सैरिंग्स से। हम लोगों का आवाज निकलता है लैरिंग्स से, और पक्षियों का आवाज कहाँ से निकलता है? सैरिंग से निकलता है, याद रहेगा। उसके बाद आओ नीचे बढ़ोगे तो नीचे यहां पर जैसे ही आओगे आप, एक स्प्रिंग शेप का स्ट्रक्चर मिलेगा। किस आकार का? स्प्रिंग। इसको क्या कहा जाता है? ट्रैकिया। ठीक है। ये जो ट्रैकिया है यह दो भाग में खुलेगी, दो हिस्सों में। ट्रैकिया कितने भाग में ओपन हुआ? दो भागों में। इन दोनों भागों से, ये जो दोनों भाग है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इससे इस तरीके का संरचना निकला हुआ है, इसको हम लोग कहेंगे ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई। और यह जो निकला हुआ है इसको क्या बोलेंगे? ब्रोंकियोल्स। और इन ब्रोंकियोल्स में बैलून शेप का स्ट्रक्चर लगा हुआ है, गुब्बारे जैसी संरचना। ये दोनों लंग्स के भीतर है। इस गुब्बारे जैसी संरचना को क्या बोला जाएगा? एल्वियोलाई। हिंदी में इसको कहते हैं वायु प्रकोष्ठ। एल्वियोलाई। समझ में आया? तो सबसे पहले आप सांस एयर खींचे तो एयर कहां पर गया? नॉस्ट्रिल्स में। नॉस्ट्रिल से कहां गया वो? विंड पाइप में। विंड पाइप से कहां गया? ट्रैकिया। ट्रैकिया से कहां गया? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से, पहले ब्रोंकाई में गया, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स में, और ब्रोंकियोल्स से एल्वियोलाई में। समझ में आया? और एल्वियोलाई में जैसे ही एयर भरेगा तो हम लोग का फेफड़े का आकार बढ़ जाता है, और फिर सांस छोड़ेंगे तो फेफड़े का आकार क्या हो जाएगा? घट जाएगा, कम हो जाएगा। कोई दिक्कत तो बताइए। क्लियर हो गया? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर मिलता है तो क्या बोलोगे? एल्वियोलाई में, वायु प्रकोष्ठ में मिलता है। ठीक है। यानी आपके रक्त के भीतर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड घुलता है ना, वो फेफड़ों के किस भाग से घुलता है? वायु प्रकोष्ठ से, एल्वियोलाई से घुलता है। क्वेश्चन पूछेगा कि हृदय से जो रक्त फेफड़ा के अंदर आता है वो फेफड़े के किस भाग में आता है? तो वायु प्रकोष्ठ में, एल्वियोलाई में। और एल्वियोलाई के अंदर से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके चल जाता है ब्लड, और नाइट्रोजन को वहीं पर छोड़ देता है। और फिर जब आप कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड छोड़ते हैं तो वो वहीं से निकलता है। क्लियर है? अब सेकंड देखिए, ये हम लोगों में फेफड़ों के माध्यम से हुआ। दूसरा श्वसन अंग क्या लिखवाए हैं? गलफड़ा, गिल्स। इसी को एल्वियोलाई का हिंदी नाम है। वो जो बैलून जैसे गुब्बारे से संरचना है ना, गोल गोल जो है वही है वायु प्रकोष्ठ। वो बैलून जैसा रहता है, समझे? जब सांस हम लोग लिए तो फेफड़ा फूल जाता है ना, तो हवा कहीं भर रहा होगा तब ना फेफड़ा फूल रहा है, उसी में हवा भर जाता है। दूसरा श्वसन अंग क्या लिखे हैं? गिल्स। तो देखो, गिल्स किस में होता है? मछलियों में। तो मान लो ये मछली हो गई। मछली को देखोगे आप एक्वेरियम में
तो लगातार देखना कि वो पानी पीते रहती है। देखियो मछली को लगातार आप देखोगे तो दिखेगा आपको कि पानी कंटिन्यू पीते रहती है। इसमें बड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, ध्यान से भी देखिएगा तो समझ में आएगा, नहीं तो समझ में आएगा नहीं। ये हो गया मछली। तो मछली जब पानी पीती है तो वो पानी उसके शरीर के किस भाग में जाता है? पेट में जाता है। कि आप पानी पीते हो तो पानी कहाँ गया? पेट में। अमाशय में। इसका पानी कहाँ जाता है? गलफड़ा में। कहाँ जाता है? गलफड़ा में, पेट में नहीं जाता। यहाँ से पानी मछली पी तो पानी कहाँ चला गया उसके? यही ना गलफड़ा है, यही इसका क्या हो गया? गलफड़ा हो गया, गिल्स हो गया। तो पानी कहाँ गया? गलफड़ा में। मछली खरीदने बाजार अगर जाते होगे तो ताजा मछली कैसे पहचानते हो? गलफड़ा देख के ना। गलफड़ा अगर लाल रंग का है तो मछली ताजा है, और गलफड़ा पीला हो गया तो मछली ताजा नहीं है। तो गलफड़ा लाल उसका क्यों है? गलफड़ा में खून आ रहा होगा तभी तो लाल है। खून आ रहा हो तभी लाल है। और खून लाल क्यों है? हीमोग्लोबिन के कारण। खून लाल क्यों है? हीमोग्लोबिन के कारण। और खून में कौन कौन सा गैस, ब्लड में कौन कौन सा गैस डिसॉल्व करने की क्षमता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाई। तो पानी के अंदर कौन सा गैस घुला हुआ है? ऑक्सीजन। तो मछली जो पानी पी वो पानी गया यहाँ पर इसके गिल्स में, तो गिल्स में H2O के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन किस में घुल जाएगा? उसके गिल्स में। उसके गिल्स के अंदर जो ब्लड है उसमें क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। तो सारा का सारा ऑक्सीजन कहाँ घुल गया पानी का? उसके गलफड़े के अंदर आए हुए ब्लड में। समझ में आ रहा है? अब यहां से जो ब्लड है वो ब्लड कहाँ जाएगा? गलफड़ा से जो ब्लड है वो ब्लड कहाँ जाएगा? मछली के, बताइए, हृदय में। मछली का हृदय कितने कक्ष का होता है? 2 कक्ष का। मछली के हृदय में कितने कक्ष? 2 कक्ष होते हैं। तो मछली के हृदय में कौन सा ब्लड गया? हाँ, देखो यहां पर क्या है, कौन सा ब्लड है? ब्लड में क्या मिला? O2 प्लस CO2 बहुत कम है ना। क्या है? O2 प्लस ब्लड। ये O2 ब्लड जो है कहाँ गया? मछली के बॉडी के सेल में, या मान लो मछली के शरीर की कोशिका है, शरीर पूरा शरीर में चला गया। और शरीर के सारे सेल में इसका भी तो ग्लूकोज होगा। मछली के शरीर के सारे सेल में क्या होगा? ग्लूकोज होगा, जो भोजन वो की होगी। तो सारा का सारा ऑक्सीजन जो है इस ग्लूकोज को क्या कर देगा? ऑक्सीकृत कर देगा, जला देगा। और जब ऑक्सीकृत करेगा तो यहां से वी उत्पाद के रूप में क्या निकला बाहर? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एटीपी। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है अब मछली के कहां पर जाएगा? हृदय में। कहां जाएगा? हृदय में। और मछली के हृदय में जब पहुंचेगा तो वहां से फिर वो पहुंचेगा कहां पर? उसके गलफड़े में, और गलफड़े के थ्रू बाहर निकलेगा। एक पॉइंट इसमें लिखिएगा तब समझ में आएगा आपको। एक पॉइंट लिखना, नोट गिल्स में जगह हो तो लिख लीजिए, नहीं तो आगे नोट में करके लिख लीजिए। नोट में लिखिएगा, मछली के हृदय में सिर्फ CO2 प्लस ब्लड, सिर्फ CO2 प्लस ब्लड, CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ब्लड आता है। इसलिए इसमें रक्त का, इसलिए इसमें रक्त का एक पथ परिसंचरण, एक पथ परिसंचरण होता है। जैसे हम लोगों के हृदय में रक्त कितनी बार आता है? 2 बार। एक बार ऑक्सीजन वाला रक्त, एक बार कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त। तो हम लोगों में रक्त का कैसा परिसंचरण होता है? द्विपथ। हम लोगों में डबल सर्कुलेशन होता है। और मछली के हृदय में सिर्फ कौन सा रक्त जाता है? CO2 प्लस ब्लड। इसलिए मछली में रक्त का कौन सा परिसंचरण? एक पथ, सिंगल सर्कुलेशन। इसको अगेन हम समझा देते हैं दोबारा, एक बार ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा। ये मान लो फिश हो गई, यहां पर इसका गलफड़ा है, गिल्स है, ये गलफड़ा का भाग हो गया, हिस्सा हो गया। अब गलफड़े का रंग कैसा है? रेड, लाल रंग का है ये पूरा का पूरा। क्यों लाल है? क्योंकि इसमें रक्त आता है
और रक्त का रंग लाल किस कारण से है? हीमोग्लोबिन के कारण से। तो यहाँ पर है हीमोग्लोबिन को हम लोग HB से डिनोट करते हैं। तो मछली जो पानी पी वह पानी उसके कहाँ पर गया? गलफड़े में। तो गलफड़े के अंदर पानी के अंदर यानी H2O जो गया उसमें से क्या बाहर निकल गया? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन किस में मिल गया? उसके ब्लड में। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? O2 प्लस ब्लड। अब ये O2 प्लस ब्लड कहाँ जाएगा? मछली के शरीर के सारे सेल में, कोशिकाओं में, और उसकी कोशिकाओं में क्या है? ग्लूकोज। जो उसने भोजन किया है वो ग्लूकोज के रूप में जमा है। अब ये ऑक्सीजन वाला रक्त उसके शरीर के जैसे ही सारी कोशिकाओं में जाएगा तो पूरे के पूरे ग्लूकोज को क्या कर देगा? ऑक्सीकृत ग्लूकोज को जला देगा। और जब ग्लूकोज जलेगा यहाँ पर ऑक्सीकृत हो जाएगा तो वी उत्पाद के रूप में क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम लोगों में निकलता है वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ATP और प्लस वाटर। तो वाटर से फिश अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेगी। ATP उसके शरीर में ऊर्जा का काम करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड अब वो बाहर निकाल देगी। तो फिर इसके शरीर की कोशिकाओं से जो ब्लड गया था उस ब्लड का ऑक्सीजन तो खत्म हो गया ग्लूकोज को ऑक्सीकृत करने में। यहां से जो ब्लड जाएगा उसमें क्या मिला हुआ है? ब्लड प्लस CO2। अब CO2 वाला ब्लड कहाँ जाएगा? मछली के हृदय में। ये CO2 वाला ब्लड O2 प्लस ब्लड ये कहाँ गया था? मछली के कोशिका में। और यहां से CO2 प्लस ब्लड जो है ये कहां पर जाएगा? उसके हृदय में, हार्ट में जाएगा। बात आई समझ में? तो मछली के हृदय में सिर्फ एक बार रक्त जाता है। कौन सा रक्त? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जाता है। इसलिए उसमें रक्त का एक पथ परिसंचरण होता है। थर्ड क्या लिखे हो? इंसेक्ट के बारे में लिखे हो, कीट के बारे में लिखे हो। तो जो इतने सारे कीट होते हैं, जो भी इंसेक्ट हैं, उसमें श्वसन किसके माध्यम से होता है? ट्रैकिया। ट्रैकिया एक तरफ कीटों के शरीर के सतह से जुड़ा होता है। जैसे अब मान लो कॉकरोच है, तो कॉकरोच के पूरे शरीर को आप पानी में डुबा दीजिएगा तो कॉकरोच मर जाएगा। पूरे शरीर को पानी में डुबाइएगा तो मर जाएगा। और सिर्फ अगर गर्दन डुबा करके रखिएगा तो नहीं मरेगा, जीवित रहेगा। क्यों जीवित रहेगा? क्योंकि उसके पूरे शरीर पर क्या है? ट्रैकिया, छोटे 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 छिद्र हैं। और वो छिद्र एक तरफ ऑक्सीजन से जुड़े, एक तरफ वायुमंडल से जुड़े हुए हैं, और एक तरफ कोशिका से। अगर मान लो इस तरीके का कोई कीट है, ठीक है, इस तरीके का कोई कीट है, इंसेक्ट है, तो इसके शरीर का ये जो सतह है ना, इसी पर छोटा छोटा छिद्र होगा। इसी को क्या बोलेंगे? ट्रैकिया। अब ये ट्रैकिया एक तरफ किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन वायुमंडल के संपर्क में है, एक तरफ शरीर के कोशिकाओं के संपर्क में है। तो किस माध्यम से श्वसन इसमें हो रहा है? विसरण। विसरण का क्या मतलब है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गैसों का परिवहन। तो यहां पर एयर में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, सांद्रता उच्च है, और इसकी कोशिका में सांद्रता निम्न है। तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन जो है ये ट्रैकिया के माध्यम से इसकी कोशिका में आ जाएगा। और इसके भी तो कोशिका में ग्लूकोज होगा, जो ये भोजन किया था, उस ग्लूकोज को वो ऑक्सीकृत कर देगा। ऑक्सीकृत करने के बाद क्या निकलेगा इसके शरीर से? वही निकलेगा जो मछली में था, CO2, ATP, वाटर। तो H2O से ही अपना टेम्परेचर मेंटेन करेगा, ATP उसका ऊर्जा हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर इसी ट्रैकिया से वो क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। बात आई समझ में? कोई दिक्कत? नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा मेढक, मेढक सुसुप्तावस्था, सुसुप्ता सुसुप्तावस्था ब्रैकेट में लिखिएगा हाइबरनेशन, हाइबरनेशन में त्वचा द्वारा, त्वचा द्वारा, त्वचा द्वारा श्वसन करता है, त्वचा द्वारा श्वसन करता है, एवं जमीन पर, जमीन पर बुक लंग्स, BOO के बुक, लंग्स LUNGS, बुक लंग्स द्वारा, एवं जल में, एवं जल में बुक गिल्स, बुक BOO के बुक, गिल्स GILLS
बुक गिल्स द्वारा श्वसन करता है। ठीक है। तो मेढक कैसा जीव है? उभयचर, जमीन पानी सब जगह पर है ना। तो हाँ, मगरमच्छ के तरह से। तो ये जमीन पर रहेगा तो किससे सांस लेगा? बुक लंग्स से। किताब के जैसा उसका फेफड़ा का आकार होता है, इसलिए क्या नाम है? बुक लंग। पानी में रहेगा तो किससे करेगा? बुक गिल्स से। और हाइबरनेशन का मतलब होता है मेढक अंडा देने के लिए मिट्टी के भीतर 10-10 फीट 8-8 फीट नीचे चला जाता है। जमीन के भीतर 8 फीट उछल जाता है नीचे। तो वहां पर उतना नीचे चला गया तो सांस लेगा ना, तो किससे लेगा? मिट्टी में जो ऑक्सीजन है उससे श्वसन करेगा। किस अंग से? त्वचा से। तो मेढक जब मिट्टी के अंदर अंडा देने के लिए और अपने बच्चे को जन्म देने के लिए जाता है, उस दौरान श्वसन के लिए वो अपनी त्वचा का उपयोग करता है। तो हाइबरनेशन का मतलब अंडा देने की अवस्था, जमीन के भीतर जाना, सुसुप्तावस्था। ठीक है। में जाता है तो किससे श्वसन करेगा? त्वचा से। क्लियर हो गया? अब पूरे रेस्पिरेशन को समराइज्ड कर देते हैं, इसको लिख लीजिए। सबसे पहले ले लो O2 प्रेजेंट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, 3 कार्बन। 3C का मतलब 3 कार्बन।